हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है भैया आप लोग सभी बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमपी बोर्ड 2025-26 क्लास 12 केमिस्ट्री मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इन वन शॉट। एक शॉट में हम लोग सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन के फिनिश करने वाले हैं इस वीडियो में। ऐसा आपको पढ़ाएंगे कि आपको सारी चीजें एक साथ याद हो जाएगी, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो हमारी पीडीएफ रहने वाली है इसमें हमने सारे क्वेश्चंस, चाहे वो त्रैमासिक के हो, यहाँ पे फोकस करना आप लोग। त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड एग्जाम, सैंपल पेपर, क्वेश्चन बैंक, इसके अलावा 2015 से लेके तो 2025 तक के जितने भी पीवाईक्यू में क्वेश्चंस आ रखे हैं सारे इंक्लूड कर दिए हैं। तो बेस्ट पीडीएफ है ये जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ में सॉल्व करा रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग इस प्रकार से हमारे सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। साथ में मेंशन कर रखा है हमने कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आ रखा है, कौन सा क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आ रखा है। जैसे ये वाला क्वेश्चन त्रैमासिक परीक्षा में आ रखा है 2025 की, सैंपल पेपर में आ रखा है, त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, या फिर 2017 में आ रखा है, 22 में आ रखा है। इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन है हमने सारे एक ही पीडीएफ में इंक्लूड कर दिए, एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे फोकस करेंगे तो यहाँ पे आपके लिए माइंड मैप है चैप्टर नंबर 1 का, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर फॉर्मूला, साथ में शॉर्ट डेफिनेशन, सब कुछ हमने यहाँ पे इंक्लूड आपके लिए कर दिए। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन से। देखिए यहां पे हमारे पास फॉर्मूला शीट है, यहां पे हमारे पास फॉर्मूला शीट है भैया, और यहां पे हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ। ओके, तो एक काम करते हैं, हमारी फॉर्मूला शीट को हम जब यूज करेंगे तब आपको बताएंगे, लेकिन अभी हम लोग यूज करने वाले हैं किसका, हम लोग यूज करने वाले हैं हमारी सुपर पीडीएफ का। ठीक है, अब सुपर पीडीएफ डाउनलोड कैसे करना है, अगर आप लोग कोई डाउनलोड करना चाहें भैया तो डाउनलोड करने का सिंपल सा फंडा ये है कि आप लोग अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर लेना एडुस्टेट ऐप। एडुस्टेट ऐप आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। यहां से आपको आना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में, यहां पे आप लोग क्लिक करेंगे तो ये सुपर पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में ऑब्जेक्टिव सब कुछ एक साथ मिल जाएंगे। ये इंग्लिश मीडियम में, नीचे हिंदी मीडियम में। चलो आ जाते हैं हम लोग वहीं पर वापस से। चलिए, तो पहला हमारे पास प्रश्न है डेफिनेशंस। मोलारिटी क्या होती है, मोलालिटी क्या होती है, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी, पार्ट्स पर मिलियन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हेनरीज लॉ, ऑस्मोटिक प्रेशर, एज़ोटोपिक मिक्सचर, मोलार एलिवेशन कांस्टेंट, मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट, ये सब हम लोग एक करके देखने वाले हैं। देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस आपके लिए होने वाले। कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, चाहे वो अभी आपकी प्री बोर्ड एग्जाम में हो, या फिर रुक जाने वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनकी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर हमारी जो मेन एग्जाम होने वाली है बोर्ड एग्जाम, वहां पर भी क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए। हाँ भैया, तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, जरा ध्यान से पढ़ो। मोलालिटी क्या होती है, मोलालिटी क्या होती है, मोलालिटी। मोलालिटी ध्यान से सुनना, मोलालिटी अलग होता है, मोलारिटी अलग होता है। यहाँ पे रिटी है, यहाँ पे लिटी है, तो लिटी में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे स्मॉल एम का, मोलारिटी अगर आता है तो हम लोग यूज करेंगे कैपिटल एम का। इतना आपको समझ में आया। एक अंतर छोटा सा आपको समझ में आया कि यहाँ पे एम लगाना है, यहाँ पे कैपिटल एम लगाना है। मैं आपको ऐसा पढ़ा रहा हूं ताकि आपको बेसिक से समझा सकूं सारी चीजें। ऐसे बच्चे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा भैया, उनको कुछ भी नहीं आता है, उनको भी चीजें समझ में आ जाएगी। यहाँ पे डीपली नहीं जाने वाला हूं किसी भी चीज में, क्योंकि यार एग्जाम का टाइम है, डीप जाएंगे तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा। मैं आपको इतना कर दूंगा कि आपके 95% यहां से रेडी हो जाएंगे। मोलालिटी, मोलारिटी में समझ में आया। आप फटाफट से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं ताकि अपने को एग्जामिनर पूरे में से पूरे नंबर दे सके। मोलालिटी, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। क्या बात है यहाँ पे, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये कुछ नहीं है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है जो कि कहां प्रेजेंट होते हैं, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट होते हैं, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट होते हैं। अगर मोलारिटी की बात करें तो ये भी सेम टू सेम वैसा वैसे छापना है आपको। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सिर्फ इतना सा अंतर है दोनों में। ठीक है, दोनों डेफिनेशन आपकी तैयार हो जाएगी। अगर हम लोग समझने की कोशिश करें सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, तो फटाफट से आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझा देता हूं। देखो भैया, अपने पास है शक्कर, शक्कर साथ में अपने पास है पानी। अपन ने दोनों को मिला दिया, शक्कर को पानी में डाल दिया, क्या बन गया, शक्कर का पानी। शक्कर पानी बन गया अपने पास। अब इसमें से शक्कर जो होगी वो कहलाएगी सॉल्यूट, और पानी जो कहलाएगा वो कहलाएगा सॉल्वेंट, और जो मिक्सचर बना है उसको कहेंगे हम लोग सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ये चैप्टर की बेसिक चीजें हैं।
अब बात करते हैं फटाफट से भैया, फॉर्मूला बताओ हम, आप तो हमको कैसे फॉर्मूला बनाना है। मोलालिटी, मोलारिटी समझ में आया, रेटी आई तो बड़ा एम लिखेंगे, लिटी आई तो छोटा एम। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, और कंप्लीट मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 1000 के साथ। ये फॉर्मूला होता है जो हम लोग डिराइव करके लेके आते हैं। इसका एक और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये भी आप लोग लिख सकते हो, लेकिन घूम फिर के बात यहीं पे आ जाएगी, आपको यही फॉर्मूला लिखना पड़ेगा एग्जाम में, क्योंकि इसी से हमारे सारे न्यूमेरिकल्स आगे सॉल्व होने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ले रखे, चिंता वाली कोई बात ही नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूं, भले ही यहाँ पे देख लो, ये सारे क्वेश्चन हम लोग नीचे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। हम अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 2022 में आ रखा है, 16 में आ रखा है, 19 में आ रखा है, सैंपल पेपर में आ रखा है। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से करेंगे कि आपके बेसिक भी क्लियर हो जाए, साथ में आपको चीजें भी समझ में आ जाए। चलिए, तो मोलालिटी का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट कंप्लीट मल्टीप्लाई बाय 1000। अब ये मास ऑफ सॉल्यूट और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सेम यहां पे देखो, ये दोनों मिलकर आपस में क्या बना रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मास ऑफ सॉल्वेंट, यहां पे हम लोग किस में लेते हैं, केजी में लेते हैं। लेकिन ध्यान से सुनना, यहां पे हमने जी को लिखा, भैया आप तो बोल रहे हो यहां पे हम लोग केजी में लेते हैं, यहां पे केजी में लेते हैं, लेकिन हमने यहां पे 1000 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है ताकि अपन लोग केजी को किस में कन्वर्ट कर सके, ग्राम में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, अगर आप लोग यहां पे केजी लिखते हो तो आप इसको हटा देना, यहां पे अगर आप लोग लीटर लिखते हो तो 1000 को हटा देना, लेकिन हमने सब चीजें सिंपल कर दी है। ओके, फॉर्मूला डेफिनेशन आपकी इस तरह से मैच होगी भैया, कि अगर आप लोग यहाँ पे जी लिखते हो, स्मॉल जी मतलब ग्राम में लिखते हो, तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एमएल में लेते हो तो 1000 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, लीटर अगर आप डायरेक्ट लिख देते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ भैया, यूनिट की बात कर लेते हैं, मोल पर केजी, मोल पर केजी, मोल पर लीटर, ये इनकी यूनिट बन जाएगी। दो छोटी छोटी डेफिनेशन थी, मैंने आपको फटाफट से याद करा दी। चलो अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मोलालिटी में कौन सा आएगा, स्मॉल एम या कैपिटल एम, तो बोलेंगे स्मॉल एम। मोलारिटी में कैपिटल एम। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, किलोग्राम कहां पे आता है, लीटर कहां पे आता है, समझ में आ गया। लीटी में किलोग्राम आता है और रीटी में हमारे पास क्या आता है, लीटर आता है। अच्छा, एक और चीज, यहां पे सॉल्वेंट लिखते हैं और यहां पे सॉल्यूशन लिखते हैं, ध्यान रखना। मोलालिटी में यहां पे सॉल्वेंट लिखते हैं, यहां पे सॉल्यूशन लिखते हैं। चल बात करते हैं भैया मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, it is the ratio of number of moles of one component to the total number of moles of all component of the solution। ध्यान से सुनना भैया, मान लो आपके पास दो प्रकार के कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी। तो हम क्या बोल रहे हैं, इट इज द रेशो, इट इज द रेशो। रेशो क्या होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में जो होता है उस चीज को हम रेशो बोलते हैं, 1/2, 2/4। जैसे ये क्या है, ये एक रेशो है, ये क्या है, ये एक रेशो है। जो बटे में आता है, ऊपर आता है, नीचे आता है, इन सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, यही रेशो है भैया आपका। तो ये किस किस का रेशो है, ये रेशो है मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, किसी एक कंपोनेंट का आप लोग मोल्स लिख दो, नीचे टोटल मोल्स लिख दो। जैसे हमारे पास ए और बी है, तो हम कैसे लिखेंगे, मोल्स ऑफ ए, नीचे टोटल मोल्स। कितने कंपोनेंट है हमारे पास, दो कंपोनेंट है, तो टोटल कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, तो ये बन गया हमारे पास मोल फ्रैक्शन। अब इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि अगर आप यूनिट बनाने जाओगे, यहाँ पे मोल्स बनेगा, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मोल्स बनेगा, तो मोल से मोल कैंसिल, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं होती है। आई बात समझ में, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस होती है क्वांटिटी। फिर आती है हमारी नॉर्मलिटी। मैं फटाफट सारी चीजें करा दूंगा, स्टार्टिंग में टाइम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपके बेसिक थोड़ा सा क्लियर करना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ऑलरेडी चीजें आती होगी, लेकिन ऐसे बच्चे भी बहुत सारे जिनको कुछ नहीं आता है, तो उनको भी ध्यान रखना पड़ता है भैया हमें। नॉर्मलिटी को किससे लिखते हैं, कैपिटल एन से लिखते हैं, नॉर्मलिटी। ठीक है, क्या होगा ये, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सेम टू सेम मोलारिटी जैसा ही है, सेम टू सेम मोलारिटी जैसे ही, सिर्फ अंतर क्या जाएगा, यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट लिखेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट लिखेंगे, बाकी सेम टू सेम मोलारिटी छाप देना। यूनिट क्या बनेगी, इक्विवेलेंट पर लीटर, इक्विवेलेंट पर लीटर। ये आपकी नॉर्मलिटी खत्म हो गई, ये आपकी नॉर्मलिटी भैया खत्म हो गई। चार डेफिनेशन हमने याद कर ली। मैं आपको फटाफट से फिर एक साथ कंप्लीट रिवाइज करा दूंगा अपने माइंड मैप से।
माइंड मैप से आप सब चीज एक साथ देख लोगे, लेकिन अभी आप लोग डेफिनेशन पढ़ो, चिंता मत करो, भूल रहे हो आप लोग थोड़ा बहुत, भैया हम तो भूल गए मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी क्या होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं एक बार एक साथ सबको एक साथ करा दूंगा, लेकिन अभी आप फोकस यहाँ पे करते जाओ। मैं करा दूंगा एक साथ सब ये चीजें आपको एक साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन की डेफिनेशन क्या बोलेंगे हम लोग, पीपीएम एक्सपेक्ट वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट। ये लाइन में आपको समझाता हूं, ये लाइन क्या लिखी हुई है, इससे पहले आप लोग यहां पे ध्यान दो, ये समझ में आ गई तो ये तो बहुत छोटी चीज है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन और मिक्सचर। देखो ध्यान से, ये अपना कंटेनर है भैया, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, सॉल्यूशन भरा हुआ है। सॉल्यूशन किसी का भी सॉल्यूशन हो सकता है, नमक प्लस पानी का, शक्कर प्लस पानी का, किसी का भी सॉल्यूशन हम लोग यहां पे ले सकते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के कितने पार्ट्स, कितने पार्ट्स भैया, 3 पार्ट्स है। ये 3 पार्ट किसमें डिसॉल्व होना चाहिए, ये 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व होना चाहिए। मतलब पूरे मिला के कितने पार्ट्स होने चाहिए, 1 मिलियन। 1 मिलियन बोले तो 10 लाख, 10 लाख का क्या बनता है, 1 मिलियन बनता है। तो 10 लाख पार्टिकल्स में से कितने पार्टिकल सॉल्यूट के हैं, पूरे पार्टिकल में से कितने पार्टिकल सॉल्यूट के हैं, वो हमारा पार्ट्स पर मिलियन कहलाता है। मैंने बोल दिया भैया यहां पे 10 लाख हैं, 10 लाख क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन, सॉल्यूट नहीं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब पूरा मिला के, सॉल्यूट प्लस सॉल्यूशन दोनों, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला के क्या हमारा सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन में से कितने पार्ट्स हमारे पास सॉल्यूट के हैं, सॉल्यूशन में से, वो हमारे पार्ट्स पर मिलियन होता है, पीपीएम बोलते हैं इसको। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। 10 टू द पावर 6 क्यों भैया, क्योंकि 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 6 मतलब 10 लाख। आई बात समझ में, हाँ भैया आ गई समझ में, आ गई समझ में। अब बोल रहे थे भैया आपकी पहली लाइन बहुत इजी है, बताओ कैसे इजी है, पीपीएम एक्सप्रेस वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट। अब आप खुद सोच के देखो यार, 1 मिलियन में से कुछ पार्टिकल्स, तो क्या बात हो रही है यहाँ पे, पीपीएम बहुत लो कंसंट्रेशन को दर्शाता है, बहुत कम मात्रा को दर्शाता है। आई बात समझ में, इसीलिए हम बोल रहे थे वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट को, वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट को ये प्रदर्शित करता है, एक्सप्रेस करता है। आगे देखो भैया, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो मतलब क्या होता है, जरा बताओ तो फटाफट से, आइसो मतलब क्या होता है, आइसो, आइसो मतलब होता है सेम, आइसो मतलब सेम, सॉल्यूशन हैविंग इक्वल, इक्वल या फिर सेम, ठीक है, इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ऐसे सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर एट सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पे इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर हो, उसे बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। समझ में आया, इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए। अच्छा भैया ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग आगे देखेंगे, अभी आप लोग जस्ट रट्टा मार लो कि इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर एट सेम टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्यों भैया रट्टा क्यों मारे, समझा क्यों नहीं सकते आप, मैं आपको आगे समझाऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वहां मैं समझाऊंगा आपको, है ना। चलो आइसोटोनिक समझ में आया, एग्जांपल याद कर लेना, 0.9% ऑफ NaCl एंड ब्लड प्लाज्मा आर आइसोटोनिक। अगर आप लोग 0.9% NaCl ले लेते हो और ब्लड प्लाज्मा ले लेते हो, दोनों का ये क्या कहलाएंगे, ये आइसोटोनिक कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि इनका इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है सेम टेम्परेचर पे, ठीक है, दोनों भाई दोनों तबाही। आगे देखो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, a semi permeable membrane allows only solvent particles to pass through but not solute particles, it is essential for osmosis। अब ये भी जुड़ा हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर से ही, ये टॉपिक भी ऑस्मोटिक प्रेशर से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे हल्का फुल्का समझाऊंगा। मान लीजिए कंटेनर है, अभी हम लोग कंटेनर समझेंगे अच्छी तरीके से। एक कंटेनर है हमारे पास, ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे सॉल्वेंट है, लेट सपोज यहाँ पे सॉल्वेंट है, तो ये क्या बोल रहा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, यहाँ पे एक झिल्ली लगी हुई है, ठीक है, जैसे चाय की छन्नी होती है ना, छन्नी, इस टाइप छन्नी लगी हुई है यहाँ पे। अब छन्नी से क्या होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल्स इधर से जा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल्स यहाँ से इसके आर से पार नहीं जा सकते। ये क्या कहता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलता है। जैसे छन्नी होती है ना अपनी चाय की छन्नी, कि भाई चाय तो चली जाएगी लेकिन पत्ती नहीं जाएगी, उसी तरीके से यार आप लोग समझ लो कि भैया सॉल्वेंट जो पानी होता है एक तरीके से हमारा, वो तो चला जाएगा, लेकिन सॉलिड पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं भैया, वो अलाउ नहीं करता उनको जाने से। ये क्यों जरूरी है, इसेंशियल फॉर ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के लिए जरूरी है। ऑस्मोसिस क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। एग्जांपल आप लोग ले सकते हो, सेलुलोज एसीटेट एनिमल ब्लैडर सिंथेसाइज्ड मेम्ब्रेन का।
अब ये एग्जाम्पल आप याद करना चाहो तो करो, ना चाहो तो मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना लिख के जाओगे तब भी आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए आगे हमारे पास है हेनरी का नियम। एक बार चेक कर लेते हैं रिकॉर्डिंग हमारी प्रॉपर हो रही है। हेनरी का नियम क्या कहता है भैया? हेनरी का नियम, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस अबव द लिक्विड। ध्यान से सुनना, हेनरी का नियम क्या कहता है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर आपने कांस्टेंट कर दिया कि भैया इतना टेम्परेचर है, इतने से हम लोग कम करेंगे ना ज्यादा करेंगे, कांस्टेंट रख दिया। द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस, कोई सी भी गैस आप लोग उठा लो, कोई सी भी गैस आपने उठा ली, ठीक है भैया, हमने गैस ए उठा ली, ठीक है, गैस ए उठा ली। इन अ लिक्विड इज द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। अब लिक्विड ले लो, लिक्विड में क्या लोगे भैया? लिक्विड मतलब पानी समझते हैं हम तो, बस जो भैया आप पानी समझो तो पानी ले लो। आपने पानी ले लिया, पानी ले लिया, एक गैस उठा ली। अब आप क्या करोगे? इस गैस को पानी में मिक्स करोगे। क्या करोगे? मिक्स करोगे। तो क्या होगा? ये इसके अंदर सोल्यूबल होने लगेगी, ठीक है, इसके अंदर घुलने लगेगी। इसे बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड। अब ध्यान से सुनना, जरा सोच के देखो यार, आपने ऑक्सीजन ले ली और इधर से आपने पानी ले लिया। पानी को अगर आप ऑक्सीजन में छोड़ोगे, मतलब पानी में ऑक्सीजन छोड़ोगे तो क्या होगा? ऐसे ऑटोमेटिक तो जाएगी नहीं वो, उसके ऊपर आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा, ऑक्सीजन के ऊपर से प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो जो प्रेशर लगाओगे ना, प्रेशर लगाओगे, जितना आप प्रेशर लगाओगे उसके ऊपर कहानी ये कही जा रही है कि एट द कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। जितना आप लोग प्रेशर लगाओगे उतनी अच्छी तरीके से ये घुलने लगेगी पानी के अंदर। कौन सी बड़ी बात हो गई इसमें? यही तो होता है, अगर आप जितना प्रेशर लगाओगे उतनी तेजी से वो घुलेगी, जितना कम लगाओगे उतना कम तेजी से घुलेगी वो। तो ये क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो कोई भी बड़ी बात नहीं बोली है हेनरी ने। आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि भैया बहुत बड़ी बात बोली इसने, कुछ भी बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो गया पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू के एच। अब यहां पे ये हमारा मोल फ्रैक्शन का सिंबल हो गया, ठीक है, जीटा बोलते हैं इसको, मोल फ्रैक्शन। ओके, ये मोल फ्रैक्शन हमारा हो गया। ये आप लोग डायरेक्टली याद कर लो, पार्शियल प्रेशर P इज इक्वल्स टू के एच, जो कि हमारे पास कांस्टेंट है। किसका कांस्टेंट है? हेनरी का कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट हो गया और ये जीटा हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे मोल फ्रैक्शन को दर्शा रहा है, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है? अच्छा, यहां से आपसे एप्लीकेशन भी पूछी जाती है, तो एप्लीकेशन भी आप लोग देख लीजिए। एप्लीकेशंस, व्हेन डीप सी डाइवर्स, when deep sea divers depth increases, ठीक है, and therefore pressure, the amount of a gas dissolved in divers blood will also increases. So for diving they take oxygen tank diluted with helium gas. अब देखो, जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, मतलब गोताखोर होते हैं, वो कहां जाते हैं? समुद्र के अंदर जाते हैं। वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है पानी का। तो ऐसे में क्या होता है? पानी के अंदर जो गैसेस होती है वो उनके शरीर में घुलने लगती है ना, शरीर में मतलब उनके ब्लड में घुलने लगती है। ऐसे में वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन टैंक तो लेके जाते हैं ताकि उनको ऑक्सीजन मिल सके पानी के अंदर, लेकिन उसमें वो हीलियम भी मिक्स करके ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं? हीलियम गैस भी मिक्स करके ले जाते हैं, ताकि सोल्यूबिलिटी कम हो सके। जो गैसेस घुल रही है उनके शरीर में, खून के अंदर, उन वो क्या हो सके? कम हो सके, ताकि वो हीलियम को इसमें मिक्स करके ले जाते हैं। ऑक्सीजन टैंक में वो हीलियम को मिक्स कर ले जाते हैं, ताकि हीलियम क्या होती है? नोबल गैस होती है। तो ये क्या करती है? ये आसानी से घुलने नहीं देती है। नहीं तो हमारे शरीर में इतना प्रेशर लग रहा है ऊपर से, तो शरीर में घुल जाती है। कौन सी गैस? जो समुद्र में होती है, नाइट्रोजन गैस वगैरह। ओके, सो ये बात यहां पे लिखी गई है। सेकंड पॉइंट आप फटाफट से देख लो, सोडा वाटर बॉटल आर ऑलवेज पैक्ड विथ हाई प्रेशर टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाई गैस। सोडा वाटर बोले तो भैया कोको कोला, कोको कोला हो गई हमारी, स्प्राइट हो गई, लिम्का हो गई, कोई सी भी आप लोग उठा लो यार, ठीक है। ये क्या होती है भैया? ये अच्छी तरीके से पैक होती है विथ हाई प्रेशर, विथ हाई प्रेशर, विथ हाई प्रेशर टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अभी इतने प्रेशर से भरी हुई क्यों होती है? मतलब ये आपने देखा, सोडा वाटर है, उसके अंदर उन्होंने क्या करा? अच्छे से पैक कर दिया, अच्छे प्रेशर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स कर दी, उसके बाद उन्होंने उसको क्या करा? अच्छे से पैक कर दिया। ऐसा क्यों होता है? ताकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, क्योंकि अपन ने हाई प्रेशर लगा रखा है, हाई प्रेशर से उसको मिक्स किया है। तभी तो आप देखना, एकदम से अपन ढक्कन खोलते हैं तो एकदम से प्रेशर निकलता है। वो क्यों होता है? क्योंकि बहुत हाई प्रेशर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें मिक्स करी गई है। आई बात समझ में? चलिए, हाँ भैया, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया। ऑस्मोटिक प्रेशर
समझते हैं क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर देखो ध्यान से, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू इट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? प्रेशर है। कौन सा प्रेशर है ये? वहां प्रेशर, वहां मिनिमम प्रेशर, यहां से देखना, वहां मिनिमम प्रेशर जो कि अप्लाई किया जाता है टू अ सॉल्यूशन। किसके साइड अप्लाई किया जाता है? सॉल्यूशन के साइड अप्लाई किया जाता है द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू इट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ताकि सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो इधर ना आ सके। ध्यान से सुनना, हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, एक कंटेनर में हम इस तरीके से उनको सेपरेट करेंगे कि इधर तो प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट मतलब इधर पानी पानी है, इधर हमारे पास सॉल्यूशन है मतलब इधर पानी भी है, साथ में कोई सा आप कंपोनेंट ले लो, नमक ले लो, चीनी ले लो, कुछ भी ले लो, नमक ले लिया, इधर क्या है, सिर्फ हमारे पास पानी पानी है। ठीक है, क्या होगा, पानी क्या करेगा, ये हमने यहाँ पे मेम्ब्रेन लगा रखी है, ये मेम्ब्रेन क्या करती है, ये सिर्फ और सिर्फ जो पानी के पार्टिकल्स है, पानी बोले तो पानी पानी बोले तो पानी, तो पानी मतलब हमारा सॉल्वेंट भैया, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को इस साइड तो आने देगी, लेकिन जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है ना, ये सॉल्यूट के बड़े बड़े पार्टिकल सॉल्यूट के, इनको इधर नहीं जाने देगी। ये क्या खास बात होती है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की खास बात होती है। तो हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि भैया ये भी इधर ना आए, ये भी इधर ना आए, सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर ना आए, तो हम क्या करेंगे, इधर से प्रेशर लगाएंगे, इधर से आ रहे हैं, इधर से हम प्रेशर लगा रहे हैं, तो ये रुक जाएंगे उधर, इनका फ्लो बंद हो जाएगा। तो जितना प्रेशर हमें लगाना पड़ रहा है, द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर, जितना हमें प्रेशर लगाना पड़ रहा है, वहां मिनिमम प्रेशर जो हमें लगाना पड़ता है किस साइड, सॉल्यूशन के साइड, किस लिए लगाना पड़ता है, ताकि हम इसको स्टॉप कर सके, किसको स्टॉप कर सके, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो ये सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फॉर्मूला ध्यान से देख लो, पाई इज इक्वल्स टू आई सी आर टी। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया, पाई इज इक्वल्स टू आई सी आर टी। अच्छा, आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। आई ना लिखो तब भी ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा काम इसके बिना भी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक आगे हम लोग पढ़ते हैं जो कि इसका मॉडिफाइड वर्जन है। ओके, समझाऊंगा आपको मैं, फॉर्मूला वगैरह सारे एक साथ याद करा दूंगा। क्यों याद करा दूंगा, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल भी कराना है भैया मुझे, तो न्यूमेरिकल में काम आएंगे। चलिए आगे देखो, एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है। एजियोट्रोपिक मिक्सचर इज द मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स व्हिच बॉयल एट वन टेंपरेचर विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन। एजियोट्रोपिक मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर इज द मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स, ये किसके मिक्सचर होते हैं, लिक्विड्स के मिक्सचर होते हैं, व्हिच बॉयल एट वन टेंपरेचर विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन। वहां दो लिक्विड या फिर वो लिक्विड्स जो कि वन टेम्परेचर पे होते हैं, बॉयल होते हैं, विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन, दोनों की कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा, एक ही टेम्परेचर पे बॉयल हो जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ये दो प्रकार के होते हैं, लो बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सचर, हाई बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सचर। सच सॉल्यूशंस व्हिच रिप्रेजेंट पॉजिटिव डेविएशन, उसे हम बोलेंगे लो बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सचर, और जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट्स लॉ से, उन्हें बोलेंगे हाई बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स। भैया ये क्या होता है पॉजिटिव डेविएशन, ये क्या होता है नेगेटिव डेविएशन, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन, राउल्ट्स लॉ क्या होता है, ये क्या होता है, सब हमको बताएंगे धीरे धीरे करके। एग्जांपल याद करना चाहो तो याद कर लो, एसीटोन CS2 क्लोरोफॉर्म। ओके, ये आपका क्या हो गया कंप्लीट, एजियोट्रोपिक मिक्सचर कंप्लीट हो गया। सिंपल सी बात है भैया, बात क्या हो रही है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर इज द मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स। आपको लिक्विड का एक मिक्सचर बनाना है, दो लिक्विड का आपने मिक्सचर बनाया, विच बॉयल एट वन टेम्परेचर, दोनों एक ही टेम्परेचर पे बॉयल होंगे विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन, कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा। दूध ले लो, पानी ले लो, दोनों को मिक्स कर दो। ठीक है, दोनों को मिक्स कर दिया आपने, टेम्परेचर आपने क्या रखा, टेम्परेचर एक ही टेम्परेचर रखा आपने, दोनों को मिक्स किया और एक ही टेम्परेचर रखा, तो उनके कंपोजिशन में क्या होगा, विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन, उनके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलेंगे। अब दो प्रकार के हो सकते हैं, लो या हाई, तो लो होगा तो पॉजिटिव डेविएशन वाला होता है लो, और नेगेटिव वाला कौन सा होता है, हाई होता है। उल्टा देखना, पॉजिटिव तो लो, नेगेटिव तो हाई। ठीक है, हाँ आगे देखो, मोलार एलिवेशन कांस्टेंट Kb और मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट Kf। ध्यान से सुनना, इनको फटाफट से हम लोग याद करेंगे। मोलार एलिवेशन कांस्टेंट Kb, मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट Kf क्या होता है भैया, ये देखना,
It is the increase in boiling point of a solvent when 1 mole of solute is dissolved in the 1 kg of solvent. मोलार इलिवेशन कांस्टेंट से पहले आप लोग ये समझो कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ये आप लोग समझ लोगे तो ये बहुत हलवा चीज है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये बहुत हलवा चीज है, इनमें कुछ भी नहीं है। मैं काम करता हूं, इस क्वेश्चन पे आता हूं, उससे पहले क्वेश्चन आपको नीचे वाला सॉल्व करा देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारे पास नीचे, वो आपको सॉल्व करा दूंगा तो ये चीजें आपको बहुत हलवा लगेगी। फिर डिफाइन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इस प्रकार से 2011 में प्रश्न आ चुका है, 2025 की बोर्ड एग्जाम में लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था। डिफाइन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो हम लोग सिर्फ इतना देखेंगे, फिर इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन इट। पानी लिया अपन ने, पानी को अपन ने बॉईल किया, कितने डिग्री पे बॉईल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी हमारा बॉईल होने लग जाता है, गर्म होने लग जाता है या उबलने लग जाता है। अच्छा, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी हमारा उबलने लग जाता है। फिर से हमने पानी लिया, पानी में डाला हमने नमक, पानी में डाला हमने नमक। अब ये जो रहेगा वो कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होगा, लेट सपोज 100.2 डिग्री सेल्सियस पे अब ये बॉईल हो रहा है। तो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। इंक्रीज किस में हुआ, बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट आ गया। तो कितना का इंक्रीमेंट आया, 0.2 का इंक्रीमेंट आ गया। ठीक है, 0.2 डिग्री सेल्सियस का इसमें क्या आ गया, इंक्रीमेंट आ गया। इससे हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्यों आया, जरा ध्यान से समझो। क्योंकि हमने क्या किया है, हमने इसमें सॉल्यूट मिक्स किया है, नमक इसमें मिक्स कर दिया है। ठीक है, नमक जो होता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है, वो हमने इसमें मिक्स किया है। आई बात समझ में, इस तरीके से हम लोग चीजों को समझेंगे। अच्छा, अगर हम आपसे बोलें कि अगर आपने अंडे का फंडा देखा हो, अंडा अगर आप लेने जाते हो तो उसमें जब अंडे को बॉईल किया जाता है उसमें हल्का सा नमक डाल देते ताकि क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो सके। ठीक है, ताकि अंडा थोड़ी देर और अच्छे से उबल सके। ये होता है फंडा किसका, हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। मैं आपको चीजें समझाऊंगा, लेकिन हम डायरेक्ट यहां पे आ जाते हैं। जरा यहां पे देखो, यहां पे देखो, अभी समझाया था ना मैंने आपको ये वाला, कि अगर मैंने बोला कि प्योर जो है वो 100 डिग्री है और नमक डालने के बाद कितना हो गया था, 100.2, ऐसा हमने एक एग्जांपल के लिए मान रखा है। तो डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस हमारे पास आया 0.2 का। तो ये जो 0.2 है इसे क्या बोलेंगे, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, ये हो गया। तो ये जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे मोलालिटी के, लिटी छोटा। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम लोग हटाएंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी, के बी यहां पे आ जाएगा एम। ये जो के बी है ना, ये है मोलार एलिवेशन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। ये क्या है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों आया, क्योंकि हमने कांस्टेंट क्यों आया, क्योंकि हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया था, इसलिए हमने कांस्टेंट लिया। तो ये जो कांस्टेंट है इससे आप लोग पूछा जाता है कि व्हाट इज मोलार एलिवेशन कांस्टेंट, व्हाट इज मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट। तो इसको डिफाइन करने के लिए आप लोग क्या बोलोगे भैया, इसको डिफाइन करने के लिए आप लोग क्या बोलोगे, जो कि हमने उस क्वेश्चन में पढ़ा था। अब वापस से वहीं आते हैं जिस क्वेश्चन पे हम लोग पढ़ रहे थे, मोलार एलिवेशन कांस्टेंट। तो इट इज इंक्रीमेंट इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मैंने आपसे क्या बोला था कि डेल्टा टीबी जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम के, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया था तो क्या आया था हमारे पास, के बी किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोलालिटी के, स्मॉल एम के, वेरी सॉरी, स्मॉल एम मोलालिटी। तो आप ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलूं कि अगर मोलालिटी हमारी 1 हो जाए तो हमारे पास जो केबी होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो केबी होगा वो इक्वल हो जाएगा चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मतलब चेंज किसमें, इंक्रीमेंट हुआ ना, तो इट इज द इंक्रीमेंट इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अब हम लोग बोल सकते हैं केबी क्या होता है, ये यही होता है, इट इज द इंक्रीमेंट इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट व्हेन, कब होगा, जब मोलारिटी 1 हो जाएगी। तो मोलारिटी 1 कैसे हो सकती है, जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और साथ में वॉल्यूम, सॉरी बोल सकते हैं हम लोग सॉल्वेंट का जो मास होगा वो केजी में होता है, वो केजी हमारे पास 1 हो जाए। तो अगर ऊपर और नीचे जो मास होता है हमारे पास, मास किसका, मास हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मास अगर हमारे पास 1 हो जाए और साथ में नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 1 हो जाए तो मोलारिटी कितनी हो जाएगी, मोलारिटी क्या हो जाएगी, 1/1, 1/1 मतलब 1। तो ये अगर 1 हो गई तो 1 इंटू केबी, केबी और केबी इक्वल्स टू ये।
आई बात समझ में? तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इट इज द इंक्रीमेंट इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इस तरीके से हमने इसकी डेफिनेशन बनाई है। यूनिट हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, हम लोग इसकी यूनिट लिख सकते हैं केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, ये यूनिट हमारी बन जाएगी। उसके बाद मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कैसा होता है? इट इज डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट व्हेन 1 kg ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सेम टू सेम वही चीजें लिखी, बस यहाँ पे डिक्रीज करना है, वहां पे इंक्रीज करना है। अब डिक्रीज क्यों किया इसको मैं समझा दूंगा आपको आगे फटाफट से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस दोनों सेम है। फिर हाँ, आगे आते हैं, इस वाले प्रश्न पे आते हैं। देखो त्रैमासिक में आ रखा है, प्री बोर्ड में आ रखा है, सैंपल पेपर में आ रखा है 2026 के। अब 2026 की बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है। आई बात समझ में? चलिए, एक्सप्लेन राउल्ट्स लॉ, हाउ कैन द मोलिकुलर मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी डिटरमाइंड विद इट्स हेल्प। सबसे पहले तो राउल्ट्स लॉ हमको समझना पड़ेगा। Raoult's law state that the vapor pressure of a solution contains a non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction of that solvent. ठीक है, mole fraction of that solvent. ध्यान से सुनना, ये हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर क्या भरा हुआ है? पानी। पानी सुनते हैं आप लोग सॉल्वेंट, ध्यान रखना, पानी मतलब सॉल्वेंट, और नमक बोलूं तो सॉल्यूट की बात हो रही है, पानी भरा हुआ है। अब एक और कंटेनर बनाया मैंने, सेम उसी टाइप का, सेम वही टाइप का है, इसमें फिर से पानी भरा हुआ है। वही कंटेनर मैंने उठाया, फिर से पानी भरा हुआ है, इसमें मैंने नमक ऊपर से और ऐड कर दिया। इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया? नमक ऐड कर दिया। देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूं नमक का, नमक नहीं होगा, दूसरे कंपोनेंट भी हो सकते हैं, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए आपको नमक लेके चल रहा हूं। तो राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है? राउल्ट्स लॉ स्टेट दैट वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कौन सा? ये सॉल्यूशन है क्या भैया? इसमें तो प्योर सॉल्यूशन, इसमें तो सिर्फ सॉल्वेंट है, पानी पानी है, तो सॉल्यूशन कैसे हो गया? सॉल्यूशन ये वाला होगा, ठीक है, सॉल्यूशन ये वाला होगा। कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, हाँ भैया हमारे पास एक सॉल्यूट भी है, वो नॉन वोलेटाइल है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। अगर हम लोग यहां पे बात करें, इस वाले सिस्टम की बात करें, इस सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है? इस सिस्टम के अंदर जो वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है सॉल्यूशन का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन किससे लिखते हैं? जीटा से लिखते हैं, जैसा एक्स बना देना, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारे क्या? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को हम लोग यहाँ पे पी से डिनोट कर रहे हैं, तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। अब जीटा किसका हो सकता है? या तो ये सॉल्वेंट बोले तो सॉल्वेंट को हम लोग मोस्टली ए से लिखते हैं, और बी से हम लोग सॉल्यूट को लिखते हैं, सॉल्यूट को हम लोग बी से लिखते हैं, सॉल्वेंट को हम लोग ए से लिखते हैं। तो ए मतलब सॉल्वेंट की बात यहाँ पे हो रही है। ध्यान से सुनना, पी हमारे वेपर प्रेशर को बताता है, पी मतलब वेपर प्रेशर किसका? सॉल्यूशन का। लेकिन अगर मैं इस तरीके से लिख देता हूं और नोट लगा दिया, यहां पे बात हो रही है प्योर सॉल्वेंट की, इसकी बात हो रही है, क्योंकि इसमें प्योर है, ये प्योर कंडीशन में, इसमें नमक वगैरह कुछ नहीं डला है, तो हम लोग इसके ऊपर नोट लगा देते हैं। तो अब कहानी आपको इसे समझनी है। पी, अब यहां से यार एक डेरिवेशन होता है छोटा सा, वो हम लोग यहाँ पे स्किप करेंगे, क्योंकि हमसे पूछा राउल्ट्स लॉ है और साथ में हमें आगे की चीजें दे रखी है, वो हम लोग आगे डिटरमाइन करेंगे। तो फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद कर लेना इस तरीके से, P इज इक्वल्स टू जीटा ए इनटू पी नोट। पी नोट कैसे आया? उसकी कहानी होती है, कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट को हम थोड़ा डिराइव करते हैं, उसमें वैल्यूज रखते हैं, फिर जाके हमारे पास ये एक्सप्रेशन आता है जो आप लोग डायरेक्ट याद कर सकते हो। पी नोट क्या है? पी नोट क्या है? पी क्या है? जीटा क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है। पी इज अ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और पी नोट इज अ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। एक मिनट हम लोग चेक कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, मतलब माइक चालू है? जी हाँ, ये सारी चीजें मैं जो आपको समझेगी वो यहाँ पे लिखी हुई है। जीटा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और ये प्योर की बात होती है तो पी नोट लिखेंगे। हाँ भैया आगे देखें, ये हमारे पास जीटा ए था। अगर आपको जीटा ए को जीटा बी में कन्वर्ट करना है, जीटा ए को अगर आपको जीटा बी में कन्वर्ट करना है तो कैसे आप कर सकते हो? आप लोग इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो भैया कि जीटा ए जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 माइनस जीटा बी के, क्योंकि फ्रैक्शन तो होते हैं। अगर हमारे पास दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी, ठीक है, अगर हम इनका फ्रैक्शन लेते हैं, अगर ये हमारे पास कितना परसेंट है? 30% है, ये हमारे पास 30% है, ये 70% होगा। फिर अगर ये 30% है तो ये 70% होगा ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं
कि टोटल मिला के हमारे पास 100% होता ही होता है। अगर हमारे पास सॉल्यूशन पता है, हमारे सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट है सिर्फ और सिर्फ, और एक 30% है, दूसरा 70% होगा। उसी प्रकार से अगर जीटा है, जीटा भी दो कंपोनेंट है हमारे पास, एक कंपोनेंट जो है हमारे पास वो जीटा है, तो दूसरा जो जीटा भी होगा वो कितना होगा, उसमें से उसको माइनस कर दो। ये बात समझ में, 1 में से माइनस कर दो, क्योंकि फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन 1 के बराबर होता है, मैक्स टू मैक्स 1 के बराबर होता है फ्रैक्शन। ये बात समझ में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आप लोग कन्वर्ट करके देख सकते हो, ये वाला आंसर आएगा हमारे पास पी नॉट माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए जीटा बी के बराबर। इसको हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया, जीटा बी के टर्म में कन्वर्ट कर लिया। जीटा बी बोले तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, नमक के मोल फ्रैक्शन के हमने कन्वर्ट कर लिया। क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। हमने राउल्ट लॉ एक्सप्लेन कर दिया। हाउ कैन द मोलिकुलर मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी डिटरमाइंड विद द हेल्प। अगर हमें मोलिकुलर मास निकालना है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो होता है हमारे पास, उसका अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, मोलिकुलर मास निकालना है तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे ये वाले फॉर्मूले को, डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। कैसे कर सकते हैं, देखना ध्यान से। ये चीजें हैं, इसको सेम टू सेम ऐसा कैसे छाप दिया हमने। जीटा बी जो है, जीटा बी क्या होता है, अरे मोल फ्रैक्शन क्या होता है भैया, इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग निकालें नंबर एन बी अपॉन एन ए, अब यहाँ पे कहा यह जाता है भैया कि जो हमारे पास सॉल्यूट होता है बहुत कम मात्रा में होता है, सॉल्यूशन ज्यादा मात्रा में होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से तो सेम रहने देते हैं, ऊपर का तो हम लोग नेग्लेक्ट नहीं करते, नीचे अगर हम लोग जोड़ेंगे तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, एन बी को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि बहुत कम मात्रा में होता है। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है वो सिर्फ इतना आता है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ये बात समझ में, उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों नेग्लेक्ट कर देते हैं, बहुत कम मात्रा में होता है, उसको जोड़ने से कोई मतलब ही नहीं है भैया, यहाँ पे तो आपने नेग्लेक्ट किया ही नहीं। न्यूमेरिक जो हमारे पास ऊपर होता है, ठीक है, उसमें से हम लोग उसको हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, नहीं तो बचेगा क्या, इन्फिनिटी। ये बात समझ में, उसको नहीं कर सकते, नीचे वाले को कर सकते हैं, ठीक है। सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। अब यहाँ पे देख लो क्या हो गया ये, चलिए कहाँ थे हम लोग, यहाँ पे थे, ध्यान से देखना। अब मैं क्या करूंगा, इनको भी कन्वर्ट कर लूंगा। एन बी जो होता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मास अपन मॉलिक्यूलर मास, इसको कन्वर्ट करेंगे मास, मतलब मास बोल दो या वेट बोल दो एक ही बात है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये हमारा कन्वर्ट हुआ। ए है ना हमारे पास, ए का ए निकालेंगे, बी का बी निकालेंगे। अब ये सेम वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे और हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करी, इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं किया हमने। हमें क्या निकालना था, मोलिकुलर मास ऑफ अ सॉल्यूट, हमें क्या फाइंड करना था, क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि मोलिकुलर मास फाइंड करके बताओ आप लोग, किसका, सॉल्यूट का। तो मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट बोले तो बी, तो ये हम लोग निकालेंगे। तो ये इसको यहाँ यहीं रहने दो, बाकी सबको ऊपर नीचे दाएं बाएं कर दो, आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। और ये एक्सप्रेशन आप लोग याद कर लेना क्योंकि इससे हम लोग न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, है ना। चलो, डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे डिस्कस कर रहे हैं, फटाफट से हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे क्योंकि आपके बेसिक्स बहुत हद तक क्लियर हो गए। आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, राउल्ट फ्लो देखा था ना। राउल्ट फ्लो क्या था, पी इज इक्वल्स टू पी नॉट है जीटा है, पी नॉट बी, पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी जीटा बी। तो जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं, राउल्ट्स लॉ का पालन करते हैं, उन सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, उनको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। जो नहीं करते कि ये हम तो नहीं करने वाले यार राउल्ट्स लॉ का पालन वालन, तो उनको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। पालन करने वाले भैया आदर्श विद्यार्थी को कहते हैं हम लोग आइडियल, जो नहीं करते हैं उनको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ओबे राउल्ट्स लॉ, डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता है। हम लोग मान के चलते हैं आइडियल बच्चे जो है सब चीज प्रॉपर करेंगे। उनका मानना यह है कि अगर दो कंपोनेंट्स को हम लोग मिलाएंगे तो इनका मास अगर हम लोग मान लें, लेट सपोज कि 1 किलोग्राम का इनका मास है, तो मिक्स करने के बाद भी 1 किलोग्राम ही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है वास्तविकता में। वास्तविकता में क्या होता है, दो कंपोनेंट्स को आप लोग मिलाओगे तो कुछ एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी गेन होगी, बहुत सारी चीजें होती है, तो बराबर नहीं आता है। तो हम बोलते हैं अगर चेंज होगा, मतलब दोनों में से अगर देखे जाए तो मिक्स का जो होगा डेल्टा एच मिक्स जो होगा हमारे पास जीरो होगा, कोई चेंज नहीं होगा। डेल्टा वी मिक्स भी जीरो होगा, लेकिन यहाँ पे डेल्टा एच मिक्स और वी मिक्स जीरो नहीं होता है। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। डायरेक्ट रटना हो तो रट भी सकते हो, मैंने समझा दिया आपको। कहानी ये है, इंथैल्पी मतलब एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। इनका मानना है कि भैया वॉल्यूम में चेंज होगा, बॉन्ड्स वगैरह टूटी है, ये चीजें होती है। देखो आइडियल वाइडियल कुछ नहीं होता है, नॉन आइडियल ही होता है सब कुछ। लेकिन हमसे डिफरेंस पूछा था तो हमने इस तरीके से बता दिया। डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन, इसको हम लोग देखते हैं। तो पॉजिटिव डेविएशन उनको बोलते हैं, राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएट हुआ या नेगेटिव डेविएट हुआ।
पॉजिटिव डेविएशन से बोलते हैं ए बी इंटरमोलिकुलर फोर्स आर वीकर देन ए एंड बी इंटरमोलिकुलर फोर्स। देखो हमारे पास मान लो दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी। लेट्स, एक मिनट वेट कीजिएगा, रिकॉर्डिंग हो रही है हमारे पास, जी हाँ हो रही है, ओके ओके। कहां थे हम लोग बात कर रहे थे यहां पे नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स की। देखो भैया बहुत सिंपल सी बात है यार, हमारे पास दो हम लोग मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं, हम दो कंपोनेंट ले लेते हैं, कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी। कंपोनेंट ए ले लिया, कंपोनेंट बी ले लिया। कंपोनेंट ए किससे मिलकर बना हुआ होगा? अरे भैया जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होगा, छोटे छोटे एटम मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होगा इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ए बन गया। बी कैसे मिलकर बना होगा? बी भी छोटे छोटे बी से मिलकर बना होगा, दोनों के बीच में बॉन्ड होगी छोटे छोटे एटम्स के बीच में इस तरीके से, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर चेन, ठीक है। इंट्रा, इनके अंदर अंदर की बात हो रही है इंट्रा बोलेंगे, बाहर हो रही तो इंटर बोलेंगे। तो ये इंट्रा है, इंट्रा अंदर ही अंदर हो रही है ना भैया, इंट्रा इंट्रा, ये भी इंट्रा, अंदर अंदर की बात हो रही है। तो ए बॉन्ड हो गई किस किस के बीच में, ए के बीच में, बी हो गई इनके बीच में। और अब जो ए बी बनेगी, ए बी बॉन्ड जो बनेगी वो कब बनेगी? जब दोनों को मिक्स कर देंगे, दोनों को मिक्स कर देंगे। तो यहां पे ये बोला जा रहा है कि ए बी जो कि क्या है, इंटरमोलिकुलर है, इंटरमोलिकुलर दो अलग अलग मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है। वो क्या होगा, जो फोर्स रहेगा इंटरमोलिकुलर फोर्स जो रहेगा वो क्या रहेगा, वीक रहेगा। यहां पे क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। किसके कंपेयर में? ए और बी के कंपेयर में। आई बात समझ में? ये यहां पे बताया जा रहा है। वेपर प्रेशर इज हायर देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि वेपर प्रेशर क्या आ रहा है, एक्सपेक्टेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ से हायर आ रहा है। राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेट किया, क्योंकि राउल्ट्स लॉ ने हमको यही तो बताया था, वेपर प्रेशर के ऊपर बात करी थी, हमने उससे कैलकुलेट करके देखा, फिर हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा। तो हमने जब एक्सपेरिमेंट किया तो वो ज्यादा आया और राउल्ट्स लॉ में कम बताया था। ऐसा क्यों आया? क्योंकि यहां पे इसने पॉजिटिव डेविएशन शो कर दी है। अगर कम आएगा तो नेगेटिव, ज्यादा आएगा तो पॉजिटिव डेविएशन। फिर एंथैल्पी में चेंज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। वॉल्यूम में चेंज कैसा होगा, पॉजिटिव, मतलब इंक्रीमेंट करके आएगा। यहां पे नेगेटिव आएगा, यहां पे कम आएगा। फिर ये दो पॉइंट और है, पढ़ सकते हो। फॉर्मेशन एजिटोफ, ये मिनिमम बॉइलिंग एजिटोफ भी बनाते हैं, ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजिटोफ मिक्स बनाते हैं। ये पॉइंट तो हमने वहां पर भी देखा था ना एजिटोपिक में, वही छाप देना यहाँ पे, एग्जाम्पल लिख देना एक एक। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इथेनॉल प्लस एसीटोन, यहाँ पे आप लिख सकते हो एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म भी लिख सकते हो, यहाँ पे बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड लिख सकते हो। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया कंप्लीट। फटाफट से आगे देखते हैं। डिफाइन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड बेस्ड ऑन दिस derive a mathematical expression to determine this and this। चलिए क्लीन कर लेते हैं इसको। अब हम लोग इसको डिटरमाइन करेंगे। डिफाइन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये समझा दिया था मैंने आपको कि बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, एलिवेशन कैसे होता है, ठीक है। ये वाला याद करा दिया था फॉर्मूला आपको, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू डेल्टा टीबी माइनस टी नॉट बी। ये सारी चीजें हमने यहाँ तो देख ली थी। इसके बाद ये वाला फॉर्मूला हमने डिराइव किया था भैया, इस तरीके से आता है जब हम लोग बात कर रहे होते हैं किसकी, जब हम लोग बात कर रहे होते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये हो क्या रहा है, जस्ट एक मिनट, क्लीन हो गया, क्लीन। अब जरा इसको यहां से यूं कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, डिफाइन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मैंने आपको समझाया था कि भैया इंक्रीमेंट आता है बॉइलिंग पॉइंट में, कब आता है, जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को उसमें डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। चेंजेस हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं, टीबी माइनस टी नोट बी। ध्यान से सुनना, यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनना। मैंने आपको बोला था कि हमारे पास पानी है, यहाँ पे हमारे पास पानी प्लस नमक है, पानी पानी प्लस नमक, ठीक है, ओके। पानी पानी प्लस नमक, पानी जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, पानी का बॉइलिंग पॉइंट हमने कितना बताया था आपको, 100 डिग्री सेल्सियस। पानी प्लस नमक का कितना हो गया था हमारे पास, 100.0.2, या फिर आप लोग बोल लो मोटा मोटा 0.2 इस तरीके से, ठीक है। एग्जांपल है यार, ऐसा कुछ रियल थोड़ी होता है ये 100.2। तो यहाँ पे क्या है, ये प्योर है क्या, ये जो था पानी, जो था पानी प्योर कंडीशन में था, इसलिए हम इसको बोलेंगे टीबी, भी यहाँ पे नोट लगा देंगे। लेकिन ये पानी प्लस नमक क्या है, ये टीबी रहेगा, ध्यान रखना है, ये टीबी है और टी नोट बी है। तो ज्यादा किसका होगा, टी नोट बी का कि टीबी का, टीबी ज्यादा है ना भैया, टीबी, इसलिए टीबी हम लोग पहले लिखेंगे, टी नोट बी बाद में लिखेंगे। ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे हम लोग हल्का चेंज करेंगे और सेम टू सेम वही कहानी हमारे पास बन जाएगी। अब ध्यान से सुनो, डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ मोलर। अब यहां से वो हमने बताया था आपको कि यार
अगर इसको देखा जाए तो डेल्टा टी भी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मोलालिटी जो होता है हमारे पास भैया, वहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पे केबी आ जाएगा। केबी क्या होता है? मोलार एलिवेशन कांस्टेंट होता है। एम को अगर आप लोग डिफाइन करना चाहते हो, मतलब हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, हमें किसको डिफाइन करना है? हाँ, हमें एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है इसके बेसिस पे। मोस्टली हम लोग क्या फाइंड करते हैं? वही फाइंड करते हैं मोलिकुलर मास, जैसे हमने यहाँ पे किया था, यहाँ पे राउल्ट्स लॉ वाले क्वेश्चन में किया था एम बी, ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट हमने किया था, वैसे हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो कैसे कर सकते हो ना भैया, ये यहाँ पे आपने केबी को केबी छोड़ दिया, यहाँ पे एम जो होता है, एम क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? या तो आप लोग डायरेक्ट ऐसे लिख दो, या तो आप लोग डायरेक्ट ऐसे लिख दो कि भैया मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है ना, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये इसको मैं केजी में ले रहा हूँ, इसको केजी में ले रहा हूँ। अगर आप एनबी को कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पे केजी है तो केजी को अगर हमने ग्राम में कन्वर्ट करना है तो बटे में हम लोग 1000 लिख देंगे, ये हमारे पास बन गया। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे 2 लिख दो, 2 लिख दो, यहाँ पे 1 लिख दो, या फिर इसको बी बना दो, इसको बी बना दो, इसको ए बना दो, बात एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम चीजें है ना, ऐसा कंफ्यूज मत होना। तो ये चीजें करते 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 हमारे पास एक्सप्रेशन ये बन जाएगा। अगर एक सीख गए ना आप, दूसरा वाला बहुत इजी। अब यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है डिप्रेशन कांस्टेंट का, ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास नीचे डिप्रेशन कांस्टेंट का, ये ऑस्मोटिक प्रेशर वाला क्वेश्चन है, ये डिप्रेशन वाला है। तो डिप्रेशन में क्या करना है आपको? डिप्रेशन में आपको ये करना है कि डेल्टा टी बी को, डेल्टा टी नोट एफ को, इसको आगे लिख देना है, इसको पीछे लिखना है। सेम चीजें होने वाली है वैसी की वैसी, इसको आगे लिखना है नोट वाले को, इसको पीछे, बाकी सेम चीजें वापस हम लोग रिपीट कर देंगे, सेम टू सेम वैसा आएगा, कोई अंतर नहीं आने वाला है, सेम वैसी की वैसी चीजें यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये वाला हो गया हमारा। अब 2 क्वेश्चन हो रहा है हमारे पास बीच में, फिर न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। Define relative lowering of vapor pressure based on the derivation mathematical to determine the molecular mass of solution। तो वही बात है, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर को हमको एक्सप्रेस करना था, ये हमने कर दिया था। ऑस्मोटिक प्रेशर वाला क्वेश्चन है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर में भी सेम वही चीज है। ऑस्मोटिक प्रेशर आपको समझा दिया मैंने क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहाँ से आप लोग सीआरटी वगैरह को कन्वर्ट करोगे, फिर आप लोग ये एक्सप्रेशन लेके आ जाओगे, सेम टू सेम वही चीजें हैं। यहाँ पे क्या करोगे आप लोग? सी जो होता है, सी बोलते कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इक्वल्स टू मोलारिटी, मोलारिटी। तो मोलारिटी का आपको एक्सप्रेशन पता है, W2 अपॉन M2 इंटू V। तो इसमें क्या करेंगे आप लोग? इसमें इस तरीके से चेंजेस कर देंगे, ये जो वैल्यू है सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए आपने, और हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन ये वाला आ जाएगा। फिर फ्रीजिंग वाला हमने देख ही लिया, अब भी हाल अभी देखा ना, हाल फिलहाल में। आ जाओ आप न्यूमेरिकल्स पे, अब हम लोग सॉल्व करेंगे भैया न्यूमेरिकल्स। अब हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल में पहला न्यूमेरिकल आता है, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ प्योर वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये ऑब्जेक्टिव में तो बहुत बार आ रखा है, इसको आप लोग डायरेक्ट भी याद कर लेना, लेकिन आपको मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा। सबसे पहले मोलालिटी स्मॉल एम किसके बराबर होता है भैया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर केजी में नहीं लिखना चाहते हो, ग्राम में लिखना चाहते हो, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हमारे पास होता है फॉर्मूला। क्या हमारे पास ये चीज दे रखी है? क्या चीज हमारे पास ये दे रखा है? देख लेते हैं। अगर ये मिल जाए हमारे पास तो काम हमारा हो जाएगा। हमारे पास बात हो रही है प्योर वाटर की, वाटर बोले तो H2O, H2O की यहां पे बात हो रही है। प्योर वाटर में हम लोग केस में ले सकते हैं क्या? मोलालिटी पूछा है, मोलारिटी पूछा है, मोलालिटी पूछा है हमसे। प्योर वाटर के केस में हम लोग हाइड्रोजन मतलब H2O मतलब पानी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका मोलिकुलर मास कितना बनेगा? हाइड्रोजन जो होता है उसका 1 होता है, इंटू करेंगे हम लोग 2 से, प्लस ऑक्सीजन जो होता है उसका मोलिकुलर मास 16 होता है। इस तरीके से हमारे पास मोलिकुलर मास तो आ गया 18 मोलिकुलर मास भैया। लेकिन यहाँ पे मोलिकुलर मास है ही नहीं, कन्वर्ट कर सकते हैं ना भैया हम लोग यहाँ से। एन बी क्या होता है हमारे पास? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन में डब्ल्यू ए इंटू 1000। दिख रहा है आप सभी को? यहाँ पे देख लो इस तरीके से। तो हमारे पास ये मिल गया है पानी, जो हमारे पास पानी का हमारे पास क्या मिल गया है? 18 मिल गया हमारे पास मोलिकुलर मास। अब ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे क्लीन कर रहा हूँ चीजों को, फिर मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे एक साथ समझा देता हूँ।
मोलिकुलर ऑफ मास ऑफ वाटर कितना हमारे पास 18 ग्राम पर मोल हमारे पास मिल गया है। डेंसिटी ऑफ वाटर की कितनी ले लें हम लोग 1 केजी होती है 1 केजी पर लीटर। ये क्यों ले ली क्योंकि हम लोग प्योर की बात कर रहे हैं, ठीक है, अजम्पशन लेके चल सकते हैं हम लोग। कंसीडर 1 लीटर ऑफ वाटर। अगर हम लोग डायरेक्ट की बात करते हैं यार भैया, पानी आप लोग मन से ले लो, आप लोग पानी है, पानी में हमें क्या चाहिए, वाटर जो है हमारे पास सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट हमें केजी में चाहिए, केजी में, तो केजी में कितना ले लें हम लोग 1 केजी ले लो। क्यों ले लो 1 केजी भैया मन से, क्योंकि प्योर वाटर की बात हो रही है, किसी भी कंडीशन में बात हम लोग कर सकते हैं, तो 1 केजी हमने यहाँ पे ले लिया। अब सुनो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे हमारे पास, तो मास ऑफ वाटर, मोलिकुलर मास ये रखा हमने, मास ऑफ वाटर ग्राम में कितना हुआ, मैं बोला था 1 केजी, 1 केजी इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। मोलिकुलर मास कितना होता है भैया, मोलिकुलर मास कितना आया था हमारे पास 18 आया था, तो 18 हमने यहाँ पे अपॉन में लिख दिया। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लो तो 55.55 आपका क्या जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ये क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। भैया हमसे तो मोलालिटी पूछी थी, आपने तो नंबर ऑफ मोल्स निकला दी है, बता रहा हूं ना भैया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टेप 4 में हमने क्या निकाला, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। अब मोलालिटी जो होती है वो होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आए थे 55.55, यहाँ पे निकाला ना 55.55। अब इसके अपॉन में क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होता है 1 ग्राम 1 केजी, तो 1 केजी अपॉन में लिखा तो हमारे पास आंसर क्या आया 55.55, ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट याद रख लेना, अगर आपसे कोई भी पूछे कि मोलालिटी पानी की कितनी होती है प्योर पानी की, तो क्या बोलोगे 55.55, 55.55 मोलार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 4 केजी 4 ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन ऑफ NaOH। ठीक है, क्लीन करते हैं इसको, यहां पे देखना, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, 5% हमारे पास ग्लूकोज है, सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले आप लोग ये देखा करो कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर की परिभाषा क्या होती है, परिभाषा छोड़ो, आप फॉर्मूला बताओ डायरेक्ट। फॉर्मूला हमारे पास होता है ये, पाई इज इक्वल्स टू सीआरटी, अभी बताया था ना आपको, पाई इज इक्वल्स टू सीआरटी, सी इज इक्वल्स टू एन बाई वी, कंसंट्रेशन क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू आरटी। देखो यहाँ पे आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, पाई इज इक्वल्स टू सीआरटी बोल दो, या फिर कहीं कहीं पर किसी किसी बुक में एमआरटी भी लिखा होता है, एमआरटी, एम बोले तो मोलारिटी, ठीक है, मोलारिटी, इस तरीके से। चलो भैया समझ में आ गई चीज हमें, तो हमें इस तरीके से चीजें मिल गई तो हम लोग निकाल देंगे। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स आपको क्या हो गया, चलो इसको पूरे क्लीन कर देते हैं, हो गया तो फिर से। हाँ, तो हम कहाँ बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे भैया अगर हमें N बाई वी आर टी पता चल जाए तो हम लोग क्या निकाल देंगे, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल देंगे। क्या क्या चीजें हमें पता है, हमें जो चीजें पता है वो ये पता है कि हमारे पास आर जो है, आर की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, ये नहीं पता है तो आप लोग याद कर लेना, आर इज इक्वल टू 0.082, 0.082 ये वैल्यू हमारे पास होती है आर की। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से एक बार सभी लोग सुन लेना, ये जो वैल्यू होती है बहुत बार हमें क्वेश्चन में ही दे रखी होती है, लेकिन नहीं दे रखी होती तो हमें इसको इस तरीके से लिखना होता है। अच्छा, ये हमें पता है, ओके। टेम्परेचर, टेम्परेचर दे तो रखा भैया 25 डिग्री सेल्सियस, ये भी हमको पता है, नहीं, ये हमें हमेशा केल्विन में लेना होता है, तो 25 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा, तो हमेशा ध्यान रखना कि एक केल्विन किसके बराबर होता है, 1 केल्विन इज इक्वल्स टू 273 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस, देख लो यहाँ पे 1 केल्विन इज इक्वल्स टू 273 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, तो भैया अगर हमारे पास बात करें 25 डिग्री सेल्सियस की तो कितना होगा हमारे पास, वेरी सॉरी, इसको हमने उल्टा लिख दिया कि 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू केल्विन, ठीक है, इस तरीके से। तो अब बात कहाँ कर रहे हैं हम लोग, हम बात कर रहे हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस जो होगा, 1 डिग्री सेल्सियस जो होगा भैया वो इसके बराबर है, तो 25 डिग्री कितने के बराबर होगा, तो इसमें 25 ऐड कर दो, ये हमारे पास आ गया। तो 298 केल्विन क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस के बराबर। ठीक है, तो हमारे पास टी भी पता चल गया, टी कितना है हमारे पास, टी कितना है हमारे पास, टी हमारे पास 298 केल्विन, तो ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, दोनों चीज पता चल गई। अब बची हमारे पास एन बाई वी, एन बाई वी हमारे पास बचे भैया, एन बाई वी हमारे पास बचे,
n बाई वी पता चल गया तो काम खत्म। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होते हैं, अभी बताया था ना जब से हम यही तो देख रहे हैं, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। क्या मास दे रखा है क्या भैया, देखना जरा, मास नहीं दे रखा है, लेकिन 5% यहाँ पे कुछ बोला गया है, ध्यान से देखो तो 5% ग्लूकोज का मतलब क्या हुआ, 5% ग्लूकोज का मतलब भैया हुआ कि अगर हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक 5% है तो दूसरा कितना परसेंट होगा, 5% ग्लूकोज है 95% होगा। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, मतलब 100 ml के सॉल्यूशन में अगर 100 ml की बात करें तो 5 ग्राम हमारे पास क्या घुला हुआ है, ग्लूकोज घुला हुआ है। इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर 1 लीटर की बात करें, क्योंकि हमारे पास मोलारिटी आती है यहाँ पे, हमें लीटर में चाहिए, वी जो है हमारे पास n बाई वी हमें लीटर में चाहिए, तो अगर 100 ml में 5 ग्राम है तो 1 लीटर में कितना होगा, 50 ग्राम होगा भैया, 50 ग्राम, वेरी गुड, ठीक है 50 ग्राम हमारे पास होगा। ठीक है भैया, 50 ग्राम हमारे पास क्या आ गया, मास ऑफ ग्लूकोज आ गया, ग्लूकोज का मास हमें पता चल गया, ग्लूकोज का मास हमें पता चल गया। आगे देखो, मास ऑफ ग्लूकोज, अब मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज पता है क्या भैया आपको, मास ऑफ ग्लूकोज तो आपको पता चल गया कि ये हमारे पास कितना आया है, 50 आया है, लेकिन मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज, हमेशा मोलिकुलर मास हमें निकालना पड़ता है मोस्टली क्वेश्चंस में, तो ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6, ये हमारे पास ग्लूकोज होता है। अब इसको आप लोग निकाल सकते हो, कार्बन की वैल्यू रख के, कार्बन कितना होता है 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, 16 का गुणा कर दो 6 से, हाइड्रोजन हमारे पास 1 होता है, 1 का गुणा कर दो 12 से, और कार्बन जो होता है वो 12 होता है, 12 का गुणा कर दो 6 से, सबको जोड़ दो तो 180 आएगा। ठीक है, डायरेक्ट याद भी कर सकते हो आप लोग सभी। तो हमारे पास मोलिकुलर मास कितना आ गया, 180 आ गया, किसका, ग्लूकोज का। देखो बहुत कम चीजों का हमें मोलिकुलर मास पता होना चाहिए, एक तो हमारे पास यूरिया का पता होना चाहिए, एक हमें पता होना चाहिए ग्लूकोज का, एक हमें पता होना चाहिए सुक्रोज का। हाँ, तो बात होती है कहां पे हमारी कंप्लीट, यहाँ पे कि हमारे पास मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना आ गया, 180 आ गया। टेम्परेचर हमने निकाल लिया था, आर की वैल्यू हमें पता थी। अब सारा काम हमारे पास हो गया है, यहाँ पे हम 50 रख देंगे, यहाँ पे 180 रख देंगे, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, इसका मल्टीप्लाई आर और टी में कर देंगे, आर हमारे पास ये, टी हमारे पास ये, इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन कंप्लीट। इस तरीके से आपको भी समझ समझ के करना पड़ेगा। चलो भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इफ नाइट्रोजन गैस इज पास्ड इन वाटर एट 293 केल्विन, देन हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस will be soluble in 1 liter water. The partial pressure of nitrogen gas is 0.982-987 bar, and the value of Henry's law constant Kh at 298 Kelvin is 76.48 किलोबार। देखो, हम जब भी क्वेश्चन पढ़े तब आपको समझ में यह आना चाहिए कि हमसे पूछा क्या गया। इफ नाइट्रोजन गैस इज पास्ड इन वाटर, नाइट्रोजन गैस को आपने किस में पास किया, पानी के अंदर पास कर दिया। अच्छा, नाइट्रोजन गैस है, ये पानी है, पानी के अंदर हमने डिसोल्व किया, ऊपर से प्रेशर लगाया, तब जाके हमारे पास ये पानी में घुलेगी। ये कहीं पे पढ़ा था क्या हमने, हाँ कहाँ पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था हेनरी के लॉ में, हेनरीज लॉ में यही तो पढ़ते हैं हम लोग। तो हेनरी का लॉ का जो फॉर्मूला है, एक्सप्रेशन है, वो हमें पता होना चाहिए, के एच इज इक्वल्स टू जीटा, ये हम लोग लेते हैं। ये किसका होगा, सोल्यूट का, गैस का। अच्छा, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। पूछा क्या भैया वो तो बताओ, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस विल बी सोल्यूबल इन 1 लीटर ऑफ वाटर। हमें निकालना है मिलीमोल्स किसके, नाइट्रोजन गैस के। नंबर ऑफ मोल्स बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, नंबर ऑफ मोल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स, मिलीमोल्स हम लोग कर लिए कन्वर्जन को, तो नंबर ऑफ मोल्स पे हम लोग यहाँ पे खेलने वाले हैं। अच्छा, ध्यान से देखो, P इज इक्वल्स टू के एच जीटा, ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो गया। अगर हम लोग देखें यहां पे P इज इक्वल्स टू के जीटा है, अब जीटा को यहां पे हम लोग इस तरीके से देख लेते हैं, जीटा इज इक्वल्स टू P बाई के हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जीटा को रखते हुए इसको इधर पहुंचाएंगे। क्यों पहुंचाएंगे, क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स हमें कहां से मिल सकते हैं, P से नहीं मिल सकते, के से नहीं मिल सकते, हम लोग निकालेंगे कहां से, हमारे पास मोल फ्रैक्शन से निकालेंगे। तो मोल फ्रैक्शन जो होता है जीटा, जीटा क्या होता है, नाइट्रोजन गैस का अगर हम निकालेंगे, पानी है, दो कंपोनेंट है हमारे पास, तो नाइट्रोजन N2 प्लस हाइड्रोजन गैस, क्योंकि दोनों हम लोग निकाल रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन हमें किसका निकालना है, मोल फ्रैक्शन लोग निकाल रहे हैं किसका, नाइट्रोजन गैस का, तो नाइट्रोजन गैस का निकाला, अपॉन में किसका, टोटल का निकाल लिया। टोटल कितना होगा, 55.55, अभी हम लोग देख के आए। ठीक है, तो यहाँ पे 55.55 हो जाएगा, ऊपर हमारे पास N2 रहेगा। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे N2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग हटा सकते हैं, क्योंकि ये नेगलेक्ट के बराबर है, बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए हम लोग N2 को नेगलेक्ट कर देंगे, हाइड्रोजन को रखेंगे, हाइड्रोजन मतलब पानी को हम लोग रखेंगे। तो पानी की अगर हम लोग बात करें तो पानी का हमारे पास 55.55 होता है। इस तरीके से हम लोग देखें तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे, कहा गया ये,
नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास NN2 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, उसको यहां पर रखते हैं, इसको यहां पहुंचा देते हैं। तो इस तरीके से NH2N2 नाइट्रोजन गैस इज इक्वल्स टू जीटा इंटू 55.55। कैसे आया, समझ में आया? इतनी चीजें समझ में आई कैसे आई भैया? मोल फ्रैक्शन हम लोग निकाल रहे हैं, तो इस तरीके से हमने चीजों को कर लिया सिंप्लीफाई। अच्छा भैया, ये हमको समझ में आ गया। आगे देखो, कन्वर्ट टू मिलीमोल। अब इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? इसको हम लोग मिलीमोल में कन्वर्ट करने की ट्राई करेंगे। अच्छा, इससे पहले एक और चीज वो यहां से हम समझेंगे। ये स्टेप हम लोग अभी छोड़ चुके थे। हमने बोला था कि हमारे पास हेनरी लॉ जो होता है वो होता है P इज इक्वल्स टू जीटा बाद में आएगा KH जीटा। हम लोग नाइट्रोजन गैस की बात कर रहे हैं तो नाइट्रोजन गैस यहां लिख देंगे। इस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, तो P जो है, P की वैल्यू हमें दे रखी कितनी, 0.987, ये हमें दे रखा है। K जो है, KH की जो वैल्यू वो भी हमें दे रखी 76480, ये भी हमारे पास दे रखी है। तो अगर हम इसको इसके अपॉन में लिख देते हैं तो हमारे पास जीटा की वैल्यू कितनी जाएगी, 1.29 10 to the power -5 हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जीटा की वैल्यू तो ऑलरेडी आ चुकी है। तो अगर हम लोग जीटा की वैल्यू यहां पे प्लेस कर देते हैं, कितनी है हमारे पास जीटा की वैल्यू, 1.29 इंटू 10 to the power -5, ये हम लोग प्लेस कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 55.55 के साथ। तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स के बराबर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने आएंगे, कैलकुलेट करके देखना, ये आपके पास आना चाहिए। ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन हमसे पूछा गया था मिली मोल चाहिए उनको, क्वेश्चन में हमसे मिली मोल पूछा है। तो मिली मोल के लिए हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा वो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा। ये मिली मोल में कन्वर्ट कर लिया, क्वेश्चन में हमें मिली मोल में पूछा था। ठीक है, हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे आप लोग इस क्वेश्चन में, मैं आपको फिर से एक बार सिंप्लीफाई कर देता हूं चीजों को। देखो, हमें ये तो पता है कि क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, हेनरी के लॉ से। तो हेनरी का लॉ बोलता है भैया P इज इक्वल्स टू KH जीटा, नाइट्रोजन गैस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस। हमारे पास क्या क्या चीजें दे रखी है, जरा ध्यान से देखो। प्रेशर दे रखा है, क्या प्रेशर बिल्कुल हमें दे रखा है 0.987, बाहर का हमारे पास प्रेशर है। तो यहाँ पे हमने प्रेशर की वैल्यू रख दी 0.987। हमारे पास किलो बार भी दे रखा है, क्या, यस, ये भी दे रखा है हमें 76.48। ये हमें किलो बार दे रखा है, लेकिन हमें इसे बार में लेना पड़ता है, तो हम इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू, अच्छा किलो से हमें ग्राम में करना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, जीटा भी आ जाएगा हमारे पास, जीटा इनटू हमारे पास हो जाएगा। अब इसको इसके अपॉन में ले जाओ और कहानी खत्म, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जीटा इनटू हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। ये हमने यहाँ पे स्टेप में किया हुआ, इसमें देखो ध्यान से, ये हमने यहाँ पे किया हुआ। हमारे पास जीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है कि जीटा को हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास स्टेप 1 बनी। स्टेप 2 हमने क्या बनाई, ये हमारे पास जीटा ए हमने किसके थ्रू निकाला, हमने निकाला भैया हेनरी के लॉ के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब दूसरी बात ये कि मोल फ्रैक्शन को डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन में डायरेक्ट कैलकुलेट कैसे किया, NN2 अपॉन में टोटल मोल्स ऑफ फ्रैक्शन, हमने यहाँ टोटल फ्रैक्शन यहाँ पे लिख दी है। टोटल फ्रैक्शन में से हमारे पास NN2 जो था उसको नेग्लेक्ट कर दिया हमने, क्यों, क्योंकि बहुत कम मात्रा में था। फिर हमारे पास NH2O बचा, जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया था, 55.55 आया था, ये हमने यहाँ पे लिखा। अब क्या होगा, ये इधर जाएगा, यहाँ पे जीटा की वैल्यू में पुट करनी है, इतने हमारे पास काम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, जीटा की वैल्यू जो निकाली थी उसको यहाँ पे पुट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, और इसको कन्वर्ट कर लिया मिलीमोल में। तो मिलीमोल में इस तरीके से ये कन्वर्ट हो गया। आई बात समझ में? इस तरीके से हमने ये सवाल को सॉल्व किया। ठीक है, चलिए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन 68.4 ग्राम सुक्रोज इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये हम लोग सॉल्व करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल्स टू MRT, या फिर NRT CRT जो बोलना है आपको बोल सकते हो। ठीक है, हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, N/V RT। ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन हमारा बनता है। अब जा देखो क्या क्या चीजें हमें दे रखी, फटाफट से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन 68.8 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन 8 to 93 केल्विन। आर की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है, तो बस जो जो चीजें हमें दे रखी है उसको रखते जाओ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितने दे रखी है हमें, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, सुक्रोज की बात हो रही है ना।
सुक्रोज की बात हो रही है, सुक्रोज। मैंने आपसे बोला था आपको यूरिया का, सुक्रोज का और ग्लूकोज का पता होना चाहिए। जरा ध्यान से देखो, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, WB अपॉन MB, ठीक है। फिर यहां पे V आ जाएगा इनटू RT हमारे पास आ जाएगा। WB मतलब वेट कितना दे रखा है, 68.4 ग्राम हमारे पास वेट दे रखा है, ठीक है। 68.4 ग्राम हमारे पास वेट दे रखा है। मोलिकुलर मास कितना होता है भैया, 342, किसका, सुक्रोज का होता है मोलिकुलर मास। आप चाहे तो कैलकुलेट कर लेना, C12H22O11 हमारे पास फॉर्मूला होता है सुक्रोज का, उसको कैलकुलेट कर लेना, मोलिकुलर मास उसका निकाल लेना, आपका यही आएगा। तो ये और ये हमने यहाँ पुट कर दिया, तो हमारे पास ये कितना आ गया भैया, ये आ गया 0.2 मोल। नीचे हमारे पास वॉल्यूम आनी चाहिए, वॉल्यूम दे रखी है क्या, 1000 ml हमें दे रखी है। 1000 ml लीटर में चाहिए, 1000 ml का क्या बनता है, 1 लीटर बनता है। फिर हमारे पास RT दे रखा है क्या, R हमारे पास दे रखा है, T हमारे पास दे रखा है। ये आप लोग वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज दिस कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन व्हेन 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। चलो देखते हैं ध्यान से। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन इज, ये हमें दे रखा है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना दे रखा है, 17.535 mmHg हमें दे रखा है मर्क्यूरी। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन व्हेन 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, पानी, हाँ भैया ऐसे समझ में आता है, आप तो पानी नमक ऐसे लिखो तब हमें समझ में आता है, ऐसे हम लोग दिमाग खराब होता है हमारा। वेपर प्रेशर हमें किसका, पानी का कितना दे रखा है, 17.535। अब उनने बोला कि आपको क्या करना है, आपको वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है किसका, पानी का। कब कैलकुलेट करना है, जब उसमें ग्लूकोज भी मिला दिया हो। ये पानी में ग्लूकोज मिला दिया, ठीक है, ग्लूकोज मिला दिया। अब आप क्या करो, अब इस पानी का क्या निकालो, आप लोग वेपर प्रेशर निकालो। अच्छा हमें निकालना है किसका, इसका। देखो जब भी इस तरह क्वेश्चन दिखे ना आपको, जहां पे वेपर प्रेशर की बात हो रही हो और साथ में अगर आपको स्पेशल टर्म ना दिखे, जैसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर आपको बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमारे पास एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट वाली टर्म ना लिखे, तो समझ जाना ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का क्वेश्चन है, जो भी हमने देखा था। अब ध्यान से देखो, हमसे पूछा क्या गया है, अब वो समझते हैं। हमसे पूछा गया है कि पानी का आपको वेपर प्रेशर निकालना है, कब निकालना है, जब उसके अंदर ग्लूकोज आपने घोल दिया हो। हमारे पास ग्लूकोज दिया हुआ है, ग्लूकोज, और हमारे पास पानी दिया हुआ है, वाटर। ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका मोलिकुलर मास, मास जो बोलेंगे हम लोग नॉर्मल मास, साथ में मोलिकुलर मास। पानी का मोलिकुलर मास अपॉन मोलिकुलर मास, ठीक है, इस तरीके से हम लोग देखेंगे। तो इनमें से हमें क्या क्या टर्म दे रखी है वो हम लोग फटाफट से लिख लेते हैं। हमारे पास ग्लूकोज का मास दे रखा है क्या, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज दिस, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर व्हेन 25 ग्राम दे रखा है हमें, 25 ग्राम। मोलिकुलर मास कितना होता है, 180 होता है इसका। पानी का मास कितना दे रखा है हमें, पानी का मास दे रखा है क्या, पानी का मास कितना दे रखा है हमें भैया, वेपर प्रेशर, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर डिसॉल्व इन 450 ग्राम ऑफ वाटर, ये दे रखा है हमें, ठीक है। मास हमें पानी का कितना देखा, 450 ग्राम में पानी दे रखा है। पानी का मोलिकुलर मास कितना होता है, 18 होता है, 18 होता है। ये हमारे पास टर्मिनोलॉजी आ गई, ठीक है। अब क्या करना है, एक और चीज हमें दे रखी होगी, पी नोट और पी। बात कर रहे हैं वाटर की, तो यहाँ पे ए लिख लेते हैं, यहाँ पे ए लिख लेते हैं। हमें समझना इन दोनों में से क्या निकालना है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 293 केल्विन इज 17.53 mmHg। अब ये जो है ना, ये प्योर कंडीशन में दे रखा है। ये जो हमारे पास वेपर प्रेशर दे रखा है, ये प्योर कंडीशन में दे रखा है। क्यों दे रखा है, क्योंकि इसमें अभी तक कुछ नहीं मिलाया था। नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने ग्लूकोज इसके अंदर मिलाया, तो हमारे पास ये जो रहेगा ये मिक्सचर वाला है और ये प्योर कंडीशन वाला था। प्योर कंडीशन वाला कितना दे रखा है हमें, 17.535 हमें दे रखा है। आई बात समझ में, ये हमें दे रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके बेसिस पे वैल्यू पुट कर देंगे हमारे फॉर्मूला में। कर दो वैल्यू पुट, आपका आंसर आ जाएगा पी ए, या फिर एस लिखा हुआ है तो आप इसको ए में कर सकते हैं या फिर एस भी लिख सकते हैं, जो आपको चाहे वो
यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमें निकालना पीए है या पीएस है, या आपका इस तरीके से फॉर्मुला में वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे फॉर्मुला आपको पता होना चाहिए और ये सिंपल सिंपल से चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, तो ये लास्ट क्वेश्चन है क्या हमारा? जी हाँ, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। 18 ग्राम, वॉइस आ रही है इसके अलावा रिकॉर्डिंग भी चालू है। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर इन अ वेसल एट व्हाट टेम्परेचर विल द सॉल्यूशन बॉयल एट 1.013 बार। बाकी कोष्टक में बहुत सारी चीजें हमें ऑलरेडी दे रखी है। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर इन अ वेसल। फटाफट चीजें बना लेते हैं हम लोग, फटाफट से हम लोग चीजें बना लेते हैं। फिर से हम लोग ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। ग्लूकोज 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 क्या बोल रहे हैं? 18 ग्राम है। कितना ग्राम है? तो इसका डब्ल्यू भी हमें कितना दे रखा है? 18 ग्राम दे रखा है। मोलिकुलर मास कितना होता है इसका? 180। ठीक है, ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन किसके आ जाएंगे? ग्लूकोज के आ जाएंगे। फिर Na कितना दे रखा है? Na किसमें घुला हुआ है? ये पानी में घुला हुआ है। ठीक है, तो पानी कितना दे रखा है हमारे पास? WA अपॉन MA। मास कितना दे रखा है पानी का? 1 kg, मतलब 1000 ग्राम। नीचे क्या मोलिकुलर मास कितना दे रखा है हमें पानी का? पता है हमें, 18 होता है इसका। ठीक है, तो हमारे पास ये चीजें दे रखी है। एट व्हाट टेम्परेचर विल द सॉल्यूशन बॉइल? टेम्परेचर वाली बात आ गई है, साथ में बॉइलिंग आ गया, मतलब ये किसका क्वेश्चन है हमारे पास? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है। एट व्हाट टेम्परेचर विल द सॉल्यूशन बॉइल एट 1.3 बार। हमें प्रेशर दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये प्रेशर भी हमें दे रखा है। चलिए भैया करते हैं इसे सॉल्व। तो ये जो सिंपल सिंपल सी चीजें हैं मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दी। ये इस तरीके से जो पॉइंट्स हमने बनाए सारे आपको ऑलरेडी बता दिए। अब हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेते हैं फटाफट से और चीजों को खत्म करते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। डेल्टा टीबी चेंज कितना है हमारे पास वो देख लेते हैं। केबी इंटू एम किया, केबी की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी होगी आई थिंक। जी हाँ, केबी की वैल्यू हमें दे रखी है। ग्लूकोज का मोलिकुलर मास हमने वैसे निकाल लिया था, लेकिन इन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में भी दे रखा है। तो डेल्टा टीबी 0.052 कैसे आया? एम जो है हमारे पास मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट ऑफ केजी, इसका कैलकुलेट किया तो 0.1 मोल पर केजी आ गया हमारे पास मोलारिटी। केबी हमारे पास वैल्यू दे रखी केबी की, केबी ये रखा 0.52। तो केबी हमारे पास दिया हुआ 0.5, तो चेंज कितना आ गया हमारे पास? इतना हमारे पास चेंज आ गया। मतलब क्या हुआ? हाँ, मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखो, मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हमारे पास ग्लूकोज है और हमारे पास पानी है। तो पानी का हमने जब मोलिकुलर मास फाइंड आउट किया, पानी का हमें पता चल गया, और ग्लूकोज का जो था हमने बोला कि अगर पानी का हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ग्लूकोज मिलाने के बाद कितना हो जाएगा? ठीक है, क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे हमेशा जब भी हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिलाते हैं, आपको एग्जांपल बताया था नमक वाला, कि अगर आप पानी में कुछ भी मिलाओगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पर है, पानी का जो था वो 100 डिग्री सेल्सियस था। अगर आपको ये पता चल जाए कि ग्लूकोज मिलाने पे कितना चेंज आया, मैंने बोला कि 2% बढ़ गया यार, 2% बढ़ गया, तो आपको समझ में जाएगा भैया ग्लूकोज मिलाने पर अब पानी कितना हो जाएगा हमारा? 100.2 हो जाएगा। 2% बढ़ा ना, तो 102 हमारे पास ये क्या हो जाएगा? टेम्परेचर में इंक्रीमेंट आ जाएगा। यही हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने निकाला चेंज, कि चेंज कितना आया, तो हमने बोला केबी इंटू एम। हमारे पास ये वैल्यू भी दे रखी है, ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। तो चेंज कितना आया हमारे पास? जितना चेंज आएगा उतना 100 में जोड़ देंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास चेंज कितना आया? चेंज हमारे पास इतना आ गया 0.052। ये हमारे पास क्या आया? इतना चेंज आ गया। इतना क्या आया? चेंज आया। अब ध्यान से सुनो, यहां पे इतना हमारे पास क्या आया? चेंज आ गया। किसमें आया? केल्विन में आया। अब मैंने बोला कि पानी का तो हमें पता है ऑलरेडी, पानी का कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको कन्वर्ट कर लो किसमें? इसको अगर आप लोग ये डिग्री सेल्सियस में इसको कन्वर्ट करोगे आप केल्विन में, तो कितना जाएगा? 373 हो जाएगा। तो ये पानी का होता है, और ग्लूकोज मिलाने के बाद इतना चेंज आ गया। कितना चेंज आया? ग्लूकोज मिलाने पे 0.052 इतना चेंज आ गया। तो आप क्या करोगे? दोनों को जोड़ दोगे। दोनों को जोड़ने के बाद जो फाइनल बनेगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये फाइनल हमारे पास आ जाएगा ग्लूकोज मिलाने के बाद इतना बॉइलिंग पॉइंट अब हो चुका है 100.0.5 डिग्री सेल्सियस।
इस तरीके से हम लोग देखेंगे इस वाले क्वेश्चन का आंसर। हाँ भैया, तो ये पीडीएफ हमारी होगी कंप्लीट, सॉल्व कर लिया। अगले वाले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उठाएंगे, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब फटाफट से माइंड मैप पे हम लोग आ जाते हैं। माइंड मैप अगर आप देखना चाहें, फॉर्मूला सारे याद करना चाहें एक बार में, तो मैं आपको फटाफट से फॉर्मूला याद करा देता हूँ। ये खास कोई चीज है नहीं, मेन चीज आपकी ये रही, सॉल्युबिलिटी यहाँ पे थ्योरी है, लेकिन इसमें से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है हेनरी का लो, इसका फॉर्मूला ये बनेगा, दिख रहा होगा आई होप सभी को। मैं और थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। हेनरी का लो P इक्वल्स टू KH जीटा ए, ठीक है। उसके बाद और इंपॉर्टेंट चीजें क्या है आपके लिए, और इंपॉर्टेंट चीजें आपकी राउट्स लो। राउट्स लो क्या है हमारे पास, PS इक्वल्स टू P नॉट ए जीटा ए। अगर आप टोटल का निकालोगे तो दोनों को जोड़ दो, ए का और बी का, तो ये आपका टोटल का निकल जाएगा। एजिटोपिक मिक्सचर, मिनिमम बॉइलिंग एजिटोप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजिटोप, ये दोनों दोनों आपके लिए हो जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, मोलारिटी, मोलालिटी, पार्ट्स पर मिलियन, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम। इसमें से भी खास चीज अगर बात करूं मैं, तो मोल फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, मोलारिटी पार्ट्स पर मिलियन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी याद करना है तो यहां से याद कर लो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप लोगों के बारे में। ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ दे रखा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर है। एक काम करो आप लोग देख लो यहाँ पे, ठीक है, देख लो, दिख रहा है सभी को, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, रिप्रेजेंट फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पे सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं प्रॉपर वे में, ये चीज हम लोग बार बार यूज कर रहे थे। इसके अलावा वेंट ऑफ फैक्टर वगैरह वगैरह सब छोड़ दो, कोई मतलब का नहीं है। तो इस तरीके से हमने चीजें देख ली। यहाँ पे देखना आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो ये देख सकते हो, ठीक है। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अच्छा, ब्राइटनेस ज्यादा हो रही है क्या, मैं ब्राइटनेस कम कर देता हूँ थोड़ी सी। ओके, इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा कंप्लीट। चलिए, अगर आपको वीडियो समझ में आया हो ना, तो एक वीडियो पे लाइक मार देना, चैनल को सब्सक्राइब तो आप सभी ने कर ही लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।